मैं एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी बारामूला में। और एमबीबीएस में आके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आम लोगों में काफ़ी कम अवेयरनेस है एमबीबीएस के रिलेटेड और काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है। और कोचिंग्स, इन्फ्लुएंसर्स और एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंसीज कंटिन्यूअसली इस नैरेटिव को पुश कर रहे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और अगर आपने भी नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया और आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक और ड्रॉप ले लेंगे या कहीं बाहर से एमबीबीएस करके आ जाएँगे। जो भी है हमारे पास सब कुछ लगा देंगे एमबीबीएस करने में, क्योंकि एक बार अगर एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, उसके बाद तो लाइफ सेट है। यही नैरेटिव है हमारी सोसाइटी में। एक बार नीट क्लियर कर दिया, उसके बाद तो लाइफ सेट है। लेकिन असल सवाल कोई नहीं पूछता कि कौन सी नीट के बाद लाइफ सेट है। नीट यूजी, नीट पीजी या नीट सुपर स्पेशलिटी। हाँ, एक नहीं 3 नीट होते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एक नीट एस्पिरेंट को पता नहीं होता कि डॉक्टर बनते कैसे हैं। जब मेरे अपने दोस्त मल्टीपल ड्रॉप्स लेने की बात या अब्रॉड से एमबीबीएस करने की बात करते हैं, तो उनको समझाने का काफ़ी मन करता है। एंड दैट्स द रीज़न टुडे आई एम हियर मेकिंग दिस वीडियो। पहले हम डेटा की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। आज जेएनके के अंदर 11 मेडिकल कॉलेजेस है और 1100 सीट्स है जेएनके के स्टेट कोटा में। और हर साल अराउंड 1500 कश्मीरी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। हम मान के चलते हैं कि इनमें से सिर्फ 1400 कश्मीरी स्टूडेंट्स वापस आते हैं अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करके हर साल। तो इन टोटल अगर देखा जाए 2500 एमबीबीएस डॉक्टर्स ऐड हो रहे हैं जेएनके में हर साल। इसके कंपैरिजन में अगर हम 2018 की बात करें, यही कुछ 6-7 साल पुरानी बात है, 4 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे हमारे जेएनके में, जहाँ से हर साल सिर्फ 500 एमबीबीएस डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और एफएमजीएस का नंबर भी 300 से ज़्यादा नहीं था। इन टोटल 2018 में सिर्फ 600 टू 700 एमबीबीएस डॉक्टर्स ऐड हो रहे थे जेएनके में। डिफरेंस काफ़ी क्लियर है। 2018 में 600 टू 700 और 2025 में 2500 एमबीबीएस डॉक्टर्स। हाँ, तो डॉक्टर्स का नंबर बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझने के लिए आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की हायरार्की में एक एमबीबीएस डॉक्टर कहाँ पे स्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें, नीट यूजी क्रैक करके एमबीबीएस करने के बाद वो एक और नीट यानी नीट पीजी का एग्ज़ाम देते हैं और 3 साल की एमडी या एमएस करते हैं। इसके बाद वो एक और नीट यानी नीट एसएस का एग्ज़ाम देते हैं और 3 साल की पढ़ाई करके डीएम या एमसीएच करते हैं। यानी एमबीबीएस के साढ़े 5 साल की डिग्री के बाद और 6 साल लगते हैं एक कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट बनने में। और नीट यूजी के बगैर 2 और नीट एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, यानी नीट पीजी और नीट एसएस, जो नीट यूजी के कंपैरिज़न में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नीट पीजी की बात करें, नीट यूजी जिन्होंने क्लियर किया था, अब उनका आपस में एक नया कॉम्पिटिशन है नए सिलेबस के साथ। और सिलेबस इस बार फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की एनसीईआरटीज़ नहीं है, बल्कि एमबीबीएस की साढ़े 5 साल की डिग्री में पढ़ाए जाने वाले 19 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए एमबीबीएस के बाद नीट पीजी देके 3 साल की एमडी या एमएस करनी पड़ती है। इन शॉर्ट, एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए एक एमबीबीएस डॉक्टर को नीट पीजी क्रैक करके 3 साल की एमडी या एमएस करनी पड़ती है। हाँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? निकाल लेंगे नीट पीजी और कर लेंगे स्पेशलाइजेशन। लेकिन यहाँ आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नीट पीजी में ओवरऑल सीट्स ही बहुत कम है। जेएनके के स्टेट कोटा में सिर्फ 300 नीट पीजी सीट्स है। इसका मतलब आउट ऑफ 2500 एमबीबीएस डॉक्टर्स, ओनली 300 एमबीबीएस डॉक्टर्स कैन बिकम स्पेशलिस्ट्स। बाकी 2200 एमबीबीएस डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? एमबीबीएस के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए? पहली अपॉर्चुनिटी, एमबीबीएस डॉक्टर कैन वर्क एज ए जूनियर रेजिडेंट इन अ मेडिकल कॉलेज। लेकिन ये एक परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये 1 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। रिसेंटली जीएमसी अनंतनाग में 1200 एमबीबीएस डॉक्टर्स एग्जाम देने गए थे, वो भी सिर्फ 10 जेआर पोस्ट के लिए। ऐसा ही कुछ जीएमसी हंदवाड़ा में भी देखने को मिला। इससे एमबीबीएस के बाद की प्रिवेलेंट अनएम्प्लॉयमेंट का आइडिया लगाया जा सकता है। और सेकंड अपॉर्चुनिटी है मेडिकल ऑफिसर। ये एक परमानेंट जॉब होती है जिसका एग्जाम जेकेपीएससी कंडक्ट कराता है। और 2021 से लेकर 25 तक सिर्फ 825 पोस्ट निकले हैं। मतलब ऑन एन एवरेज सिर्फ 200 एमबीबीएस डॉक्टर्स यहाँ एडजस्ट हो पाते हैं हर साल। 2020 में जरूर 900 पोस्ट निकले थे एमओ के, लेकिन उसके बाद का डाटा मैंने अभी आपको बता दिया। थर्ड अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर, जो कि कश्मीर में अभी उतना एस्टेब्लिश नहीं है। अब अगर आप दिल्ली में एज एन एमबीबीएस डॉक्टर काम करोगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ आपको 40,000 तक की सैलरी मिलती है, which is insultingly low for an MBBS डॉक्टर। अगर अकोमोडेशन और अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट किए जाए तो हार्डली 20,000 बचते हैं। और मैं कोई हाइपोथेटिकल केस नहीं बता रहा, जिन डॉक्टर्स को यह सैलरी ऑफर हुई उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई है। और अब तो सोशल मीडिया पे भी ऐसी पोस्ट भरी पड़ी है। और आने वाले कुछ सालों में ये सैलरी और भी कम होने वाली है, क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएट्स इन द जॉब मार्केट इज प्रोड्यूसिंग a huge mismatch between supply and demand of एमबीबीएस डॉक्टर्स। डॉक्टर्स मजबूर हो जाएंगे लो सैलरीज पे काम करने के लिए। बिल्कुल यही प्रॉब्लम कुछ साल पहले इंजीनियर्स ने फेस की। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एमबीबीएस इज द न्यू बीटेक। तो इन सारी पॉसिबल जगहों पे एडजस्ट होने के बाद हमारे पास बचते हैं 1500 अनएम्प्लॉयड एमबीबीएस डॉक्टर्स आउट ऑफ 2500। और अगर आप भी सोचते हो कि ये एमबीबीएस डॉक्टर्स अपना क्लिनिक खोल के प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे,
तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि एक एमबीबीएस डॉक्टर कैन ओनली वर्क एज अ जनरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, नॉट एज अ स्पेशलिस्ट। आपके अराउंड जितने भी क्लिनिक्स हैं, कभी उनके बोर्ड्स या बैनर्स में डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशंस देखना। आपको हार्डली कोई प्लेन एमबीबीएस मिलेगा। सभी ने एटलीस्ट एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस की होगी। मतलब ये सारे स्पेशलिस्ट्स होते हैं। किसी को बोन्स या जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, वो जाता है ऑर्थोपेडिशियन के पास। किसी को स्किन या हेयर रिलेटेड कोई इश्यू होता है, वो जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। ऐसे ही किसी को थायराइड या हाइपरटेंशन होता है, वो जाता है एमडी मेडिसिन के पास। तो फिर एक प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर के क्लिनिक पे आखिर जाता कौन है? हमारी सोसाइटी में जनरल प्रैक्टिशनर का रोल जैसे स्किप ही हो गया है। यहाँ लोग कॉमन एलिमेंट से लेके इवन सीरियस हेल्थ इश्यूज के लिए भी लोग सीधे फार्मेसी पे जाते हैं और वहाँ फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से दवाई दे देते हैं। ओटीसी ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल तक तो ठीक था ये, लेकिन यहाँ तो सीरियस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स भी फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से दे देते हैं और शायद ये इलीगल भी है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यूटीआई है, आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि पहले वो एक जनरल प्रैक्टिशनर यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाए, जो डायग्नोज करके अप्रोप्रिएट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता, और फिर यह पेशेंट एक फार्मासिस्ट के पास जाता और वहां से दवाइयां खरीदता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पेशेंट सीधे फार्मासिस्ट के पास जाता है, स्किपिंग द डॉक्टर्स कंसल्टेशन फीस। इस पूरे वीडियो का मकसद ये है कि एमबीबीएस के बाद ना तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हो और ना ही न्यूरोलॉजिस्ट। और एमबीबीएस एक डॉक्टर के करियर की शुरुआत होती है, ना कि एंड। बेसिकली एमबीबीएस करके आप फिर से एक और नीट की तैयारी में लग जाते हो, और 90% एमबीबीएस डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं। अगर नहीं तो किसी जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाते हो। एंड विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एमबीबीएस ग्रेजुएट्स ईच ईयर, these exams are becoming excessively competitive and difficult. And the preparation phase for NEET PG would be easily described 2 to 3 times more stressful, 2 to 3 times more difficult, and more challenging than NEET UG. If you are struggling for your NEET UG, I'm betting that you will be struggling for your NEET PG as well, because it's a very difficult journey. Your syllabus is extreme, the pressure is extreme, and the people that you're competing with are all using the same resource. So the pressure of NEET PG comes. Mostly people take 1 to 2 drops for clearing this exam. तो जैसा आप नीट यूजी डेज में सुनते हो कि एमबीबीएस के बाद लाइफ सेट है, इन रियलिटी यू आर फार फ्रॉम सेटल। और सच तो यह है कि आज की डेट में सिर्फ जेएंडके में ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में ऑलरेडी कुछ नए एमबीबीएस डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड है, जो घर में बैठ के इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स लिए जा रहे हैं, एग्जैक्टली नीट यूजी की तरह।